जय हिंद दोस्तों कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने एक बयान दिया। बयान में ये कहा कि मोटे तौर पर अगर उस बयान को देखा जाए तो बयान के अंदर साफ साफ तौर पर ये कहा गया था कि भाई हमने 370 निपटा दी 3 तलाक के मामले में, और अयोध्या का मामला जो है वो हमने सुलटा दिया। अब अगला जो पार्ट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई, एक पैनिक क्रिएट हो गया मुस्लिम्स में। और जहाँ तक मैं अपने बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स से भी बात कर रहा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पर्सनली इन द सेंस, चाहे मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन करते हैं या फिर मेरे को थ्रू मैसेज करते हैं या कुछ भी, तो उन सब बच्चों से, मेरे दोस्तों से, सबसे, खासकर गली मोहल्ले जितनों को मैं जानता हूँ, एक बड़ी संख्या में लोगों को मैं जानता हूँ, मुस्लिम्स को मैं जानता हूँ, उन सब के अंदर एक और पैनिक फैल गया है। और पैनिक ये फैल चुका है कि भाई अब अमित शाह जो हैं वो बोल चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। तो अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, और जैसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मुसलमानों को फिर से परेशानी होना शुरू हो जाएगी। और अपनी जितनी टीवी डिबेट्स हैं उन सब के अंदर तो मामला इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक शोएब जमाई से लेकर पता नहीं कितने जैसे कहते हैं, जो स्कॉलर्स अपने आप को कह रहे हैं, जो भी, वो सारे के सारे आके बैठे हुए हैं और लगातार किसी न किसी मामले पर बहस चल रही होती है। और टीवी डिबेट उठाकर देख लेंगे तो आपको कभी हिजाब से लेकर, बुर्का से लेकर, 3 तलाक से लेकर, मदरसा से लेकर, अजान से लेकर, हनुमान चालीसा से लेकर, दंगे से लेकर, नंदनगरी से लेकर, जहाँ पर भी चारों तरफ आपको सिर्फ इसी तरीके की बहस दिखाई देगी। अब जरा लगातार अगर ये बहस दिखाई दे रही है तो उसके अंदर एक बहस और जुड़ गई, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मसाला मिला हुआ है, लेकिन मज़े की बात ये है पूरी डिबेट के अंदर आपको ये कुत्तों की तरह भौंकते हुए, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन हाँ, पूरी डिबेट में ये जो एंकर्स है और एंकर्स के साथ जितने भी ये डिबेट करने वाले हैं, ये भौंकते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि हर कोई बात को तरीके से, जिस तरीके से कर रहा होता है, उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता। फिर इसीलिए भाई कम से कम मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, और जितना मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आया, चाहे थोड़ा सा ही सही, मैं अपने ज्ञान से आप लोगों को कोशिश करूं कि कुछ मामला क्या है, कैसे है, क्या बीजेपी का सच में मुसलमानों के ऊपर ये प्रहार है, एक तरीके का हमला है, उन्हें परेशान करने की एक और चैलेंज है, चुनौती है, या तरीका है, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोज़ जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँच सकें। दूसरा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने का सही समय अभी है, जब से चाहें तभी सही समय है। और सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच जो है उसे ज्वाइन करें। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 रुपीज़ पर मंथ इसकी फ़ीस है, बहुत बेसिक अमाउंट है। इस फीस को आप कुछ ना करें, 1 महीना भी पढ़ के देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं। और मेरा मानना ये है कि इन क्लासेस के अंदर आपको आकर समझ में आएगा कि असलियत में हो सकता है आप केवल और केवल यूपीएससी के लिए ही बने हों। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें या फिर इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच को ज्वाइन करें। दूसरा, अगर आप अगले साल किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, 45 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 44 यूनिवर्सिटीज़ वैसे हैं, तो उसका जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे हमने नाम दिया है टारगेट 2023, आप अगर 12th क्लास में हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। ये तीनों के तीनों पेपरों की तैयारी हम करवाएंगे। इसके लिए भी आप स्टडी टेबल, हमारी जो ऐप है, उसे डाउनलोड करें, और जो नंबर है 9911119407, इस पर कॉल करके हम फर्दर इंफॉर्मेशन CUET के बारे में कलेक्ट करें तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले समझिए असलियत में जो कॉमन माइंडसेट है मुस्लिम्स का, वो क्या है। मुस्लिम्स का जो माइंडसेट है असलियत में वो सस्पिशियस क्यों है। अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों के
अंदर इस समय पर एक सस्पिशन क्रिएट हो चुका है। सस्पिशन किस तरीके से क्रिएट है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है, ये मोदी गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम है। अब एंटी मुस्लिम है तो ये जानबूझकर मुस्लिम्स के अगेंस्ट सारे काम कर रही है और मुस्लिम्स को दबाने की, डराने की, धमकाने की, या हिंदू राष्ट्र बताने की, या अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की, या अखंड भारत का जो सपना है उसको साकार करने की ये कोशिश कर रही है। और इस बात को और ज्यादा डरा दिया जब मोदी गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर आते ही सबसे पहले, मतलब एक साल के अंदर, 1919 के अंदर ही, 19 में गवर्नमेंट बनी, मई में और जून के अंदर से आते आते जुलाई, अगस्त, सितंबर या दिसंबर तक मामले को इस तरीके से एडजस्ट किया या इस तरीके से लागू किया कि सबसे पहले जो राम मंदिर है उसका मुद्दा कहीं ना कहीं सॉल्व करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन जो है वो राम मंदिर के फेवर में आया और उसके बाद आरोप ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गोगोई, उनको राज्यसभा की कुर्सी दे दी। उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे के बाद जो अगला है वो है, क्या नाम है, आर्टिकल 370 जिस तरीके से हटाया गया। उसके बाद हिजाब का मामला है, उसके बाद जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का मामला जो है उसको सेटल किया गया, और जिस तरीके से यहाँ पर CAANRC जो है वो लाया गया। और इस CAANRC के अंदर शाहीन बाग हुआ, और शाहीन बाग के बाद जिस तरीके से दिल्ली रायट्स हुए, और दिल्ली रायट्स के अंदर जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट का रोल आरोप लगता है, हालांकि मैं रायट्स में दोनों ग्रुप्स की भागीदारी मानता हूं, मैं सच बता रहा हूं, रायट्स में दोनों ग्रुप्स की बराबर भागीदारी थी। आप शर्जिल इमाम से लेकर वो जो शहला रशीद है उससे लेकर, और जो है जो भी लेफ्ट विंग के या मुस्लिम लीडर्स उस टाइम के जो भी हैं, उनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बराबरी का मामला है। अगर कपिल मिश्रा हेटर्ड स्पीच के अंदर सिर्फ इतना कहने के ऊपर अगर आरोपी है कि भैया या तो पुलिस संभाल ले या तो इनको हटाए वरना हम देखेंगे, वो अगर धमकी है तो तारिक फतेह से लेकर जो कश्मीरी लड़का है उमर खालिद, ऐसों को तो फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, जिस तरीके के इन्होंने शर्जिल इमाम जैसे लोगों ने जिस तरीके से बयान दिए। दिल्ली राइट्स के अंदर मैं बराबर का मामला मानता हूं, और कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो ये उस तरीके के डिविजिव पॉलिटिक्स करने वाले लीडर्स हैं, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी जो भागीदारी है मैं खुल के मानता हूं। लेकिन अगर देखा जाए शाहीन बाग, तो ये कहीं ना कहीं एक मुस्लिम फियर टुवर्ड्स हिंदू दर्शाता है, या टुवर्ड्स बीजेपी के अगेंस्ट जो एक मुस्लिम फियर है वो दिखा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ फैसले किए, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट जो किसी भी मामले को हैंडल करती है और बहुत ही हैवी हैंडेड तरीके से एक आयरन फिस्ट मामले में हैंडल करती है कि जो फालतू बोलेगा उसे जेल भेज देंगे। उसके बाद रही सही कसर बुलडोजर मामले के अंदर जो दिखाई दे रहा है नंद नगरी राइट्स में, या नंद नगरी तो खैर बाद की बात है, सबसे पहले अगर करौली देखा जाए, उसके बाद झारखंड में देखा जाए, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, अजान से लेकर हिजाब से लेकर हर मामले के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो एंटी मुस्लिम खड़ी हुई नजर आ रही है। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जिस तरीके से एंटी मुस्लिम खड़ी होकर बीजेपी की तरफ से कोई खास सा बयान नजर नहीं आ रहा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर, खासकर इस समय अगर मोदी जी के नाम पर वोट पड़े हैं तो प्रधानमंत्री मोदी आकर किसी भी तरीके का एश्योरेंस दे, तो ऐसा कोई बयान भी हमें नजर नहीं आ रहा जिसमें ये कह रहे हों कि नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है। ऐसे में जब अमित शाह आकर कह देते हैं कि अब की बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का नंबर है, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आते ही मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाना, एक डर पैदा हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल प्रोसेस है कि हाँ डर गए होंगे। तो सवाल यही है कि वो डर क्या है। सबसे पहली बात, अभी तक अगर देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अगर मोटे तौर पर देखा जाए
यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो पहली बात अभी तक इसका कोई भी प्रोविजन सामने नहीं आया है। इसका कोई भी प्रोविजन सामने नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ एक बात है, और ये एक मतलब प्रपोजल कहो, ये एक मेंटालिटी कहो, कुछ भी, ये क्योंकि अभी तक इसकी कोई ना कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी प्रोविजन सामने नहीं आया, तो इसमें हम जो भी प्रिडिक्ट करेंगे वो सिर्फ एक नाम, मेरे पास अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम है तो नाम के अलावा मैं कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि ये है क्या। अब सवाल ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या, वो बाद में। लेकिन मुस्लिम्स को डर क्या है? मुस्लिम्स को डर यही है कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मुस्लिम्स की सबसे बड़ी डर यही है कि भाई उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये पता ही नहीं कि होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, होने क्या वाला है, और क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे प्रोविजंस होंगे, कौन से प्रोविजंस होंगे यही नहीं पता, क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा ये नहीं पता। और मुस्लिम्स का एक टिपिकल रिलीजियस माइंडसेट होता है। टिपिकल रिलीजियस माइंडसेट अगर आप दिखाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा असलियत में कि टिपिकल रिलीजियस माइंडसेट में मुस्लिम कम्युनिटी का मानना यह है कि वी मस्ट बी ड्रिवन बाय आवर ओन लॉज। हमारे अपने जो लॉज हैं, लॉज एज पर कुरान, हदीस, शरिया एंड हदीस, जिस तरीके से हमारे लॉज कुरान में है, शरिया में है, हदीस में है, उस तरीके से हमें ड्राइव करने दिया जाए। और इसकी जो अथॉरिटी नॉर्मली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है, और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद यानी मॉस्क की अंदर जो मुस्लिम क्लैरिक्स होते हैं, मेनली काजी, इमाम, मुफ्ती और मौलवी, जो मुस्लिम क्लैरिक्स होते हैं, उनकी हेल्प से इन शरिया लॉज को जो एग्जीक्यूट करता है वैसे ही करा जाए। यानी एक ये रिलीजियस माइंडसेट जो बना हुआ है कि भाई हम अपने धर्म के अनुसार, रिलीजियस माइंडसेट को अगर देखें तो हमें ड्रिवन बाय आवर रिलीजियस लॉज, हमारे अपने जो धर्म के अंदर बताए गए लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ड्राइव किया जाए। अब यहां पर मामला अटक जाता है और दोनों तरफ से, हालांकि मेरा ऐसा पूरे तरीके से मानना है, मैं इस बात से 100% सहमत हूं अच्छे तरीके से कि जब बीजेपी इन लॉज की बात करती है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, तो वो मामला पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा होता है और उसका रिफॉर्म्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी से कोई खास लेना देना नहीं होता। मैं इस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि जितना ज़्यादा बीजेपी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगी, उतना ज़्यादा हिंदू वोट बैंक जो होगा वो कंसोलिडेशन होगा। और हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट जितना ज़्यादा होगा, वो क्यों होगा, उसे ऐसा फील होगा, भाई एक फीलिंग होगी, फीलिंग ऑफ हिंदू डोमिनेंस। ये सीधी सी बात है, जो फीलिंग है वो हिंदू डोमिनेंस की हो जाएगी, जिसकी वजह से बीजेपी की तरफ एक बड़ा सेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आएगा। बीजेपी जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस टाइम पर बात कर रही है, चलो 100% नहीं तो 90% सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। इसका किसी दूसरी चीज से कोई खास लेना देना नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। ये बिटर ट्रुथ है, ये कड़वी सच्चाई है। चाहे इसमें मुझसे जितने भी हिंदू संगठन हैं वो नाराज हो जाएं, चाहे मुस्लिम संगठन हैं वो नाराज हो जाएं, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। और वो तो अभी इस मामले में खुश होंगे, आगे बहुत सारे मामले ऐसे आएंगे जिसमें मुस्लिम संगठन नाराज होने का उनके पास पूरा रीजन होगा।
लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि बुराई में भी अच्छाई निकल के आ जाती है। बीजेपी जो ये रिफॉर्म कर रही है उसकी सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसका मुस्लिम रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है बीजेपी एज अ पार्टी। लेकिन फिर भी मैं एक बात अगर मानकर चलूं, ये बीजेपी के संगठन के सपोर्ट करने वाले जितने भी हैं, कि मोदी जी इस समय पर संत हैं, वो अपने देश की बात सोच रहे हैं और अपने देश के अंदर 20 करोड़ लोग अगर कहीं ना कहीं पिछड़े हैं या वो हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और मोदी जी का जो साधुवाद है वो जब मतलब साधुवाद अगर जागृत है, जो जागृत मैं मानकर चल रहा हूं कि जागृत है, तो वो इस सोसाइटी के अंदर भले ही जबरदस्ती लेकिन रिफॉर्म कर रहे हैं और उस रिफॉर्म का असर जो है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। मैं जितना बीजेपी की इस पॉलिसी को समझ पा रहा हूं, 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी ने ऐसी कोई उंगलीबाजी नहीं करी या कोई पंगेबाजी नहीं करी जिससे किसी भी तरीके का जो एक एलिगेशन ऐसा लगे कि उसने सिस्टम को ट्विस्ट किया। हाँ, उस टाइम पर इनटॉलरेंस का और वो अखलाक अहमद से लेकर और क्या नाम है पहलू खान से लेकर सबके नाम आए, लेकिन मेरा और गौरक्षा से लेकर इनटॉलरेंस का नाम आया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अखलाक अहमद वाले मामले में अखलाक के नाम को उछाला ज़्यादा गया, लेकिन पंकज नारंग से लेकर क्या नाम है भरत यादव तक के मामलों को जानबूझकर दबाया गया, क्योंकि मॉब लिंचिंग दोनों ग्रुप्स के अंदर होती है, दोनों ग्रुप्स के लोग करते हैं। जहां जिसकी संख्या ज़्यादा है वो दूसरे धर्म के लोगों को भीड़ के अंदर मारने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। ये दोनों धर्मों की बेशर्मी कहो, दोनों धर्म के मानने वाले लोगों की बेशर्मी कहो। अगर मुस्लिम बहुल इलाका है तो मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर भी कोई हिंदू अगर होगा तो उसके ऊपर उतना ही अत्याचार होगा जितना अखलाक या पहलू खान के मामले में मीडिया के अंदर उछलता हुआ दिखाई दिया। दूध का धुला इन दोनों कम्युनिटीज में से कोई भी नहीं है। जिसका मौका लगता है वो अपना हाथ साफ कर जाता है, और बस फर्क इतना है कि मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें विक्ट्री फील करती है और माइनॉरिटी को एक विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया जाता है कि तुम जो हो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और तुम जो हो वो विक्टिम हो, तुम जो पीड़ित हो। तो विक्टिम मुस्लिम्स पीड़ित नहीं है, बराबरी का मौका है, दोनों बराबर हैं, दोनों के पास अपना वोट बैंक है, दोनों के पास अपनी पावर्स हैं, दोनों प्रेशर ग्रुप हैं, दोनों अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स को ये चीज़ तो विक्टिम कार्ड ज़रूर है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हाँ जी बिल्कुल बहुत ही बुरे हालात में है, तो ऐसा बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ डोमिनेंस में है वहाँ अच्छी खासी डोमिनेंस है। अब माइनॉरिटी में जहाँ फिर वहाँ माइनॉरिटी में अगर हिंदू हैं तो उनका भी, और माइनॉरिटी वाले हिंदू का एग्जैक्टली वही हाल है जो माइनॉरिटी वाले मुस्लिम का है। तो उस चीज़ में हम कोई नहीं जा सकते। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो रिफॉर्म की बात की जा रही है वो मैं आपको इस बात को समझाने के लिए 1955 में लेकर जाना चाहता हूँ। असलियत में किसी भी सोसाइटी में जो रिफॉर्म है ना, वो रिफॉर्म अगर अंदर से हो, सुधार अगर अंदर से हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुधार बाहर से कोई दूसरे धर्म या दूसरे ग्रुप का आदमी आकर थोपे तो वो चीज़ झेली नहीं जाती, उस चीज़ के सपोर्टर्स ज़्यादा से मिलते नहीं हैं और वो सुधार कहीं ज़्यादा पीड़ादायक लगता है। जैसे मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते अगर मैं हिंदू समाज की बुराइयां करता हूं तो कोई मेरी कॉलर नहीं पकड़ सकता, और पकड़ेगा भी तो वो ये कहेगा तुम अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हो, ये जा रहे हो, वो जा रहे हो, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि तेरा कोई हक नहीं है मेरे धर्म के बारे में बोलने का। भाई मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, तो ब्राह्मण फैमिली के होते मैं अपने घरों के अंदर वो बहुत से ऐसे कर्मकांड देख चुका हूं जो मेरी नज़र में कई मामलों में अंधविश्वास है, और मैं खुलकर उनको क्रिटिसाइज कर पाता हूं और साइंटिफिक लॉजिक के साथ उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखता हूं और करता हूं। तो वो
ये रियलिटी है। बहुत अच्छे लेवल के बाबा भी हैं जो मेरी डायरेक्ट रिश्तेदारी के अंदर हैं, एक तो बहुत अच्छे लेवल का है, लेकिन वही वाली बात है, जब हम उसको मुंह पे कहते हैं कि हम जानते हैं भाई चाचा तेरी क्या लेवल है, ठीक है, उसी चाचा के खिलाफ किसी दूसरे ने आवाज उठाई तो चाचा ने उसकी वो दुर्गति कर दी कि वो उसके बाद सामने आने से कतराता है। लेकिन क्योंकि हम घर के हैं और क्योंकि हम बचपन से जानते हैं और सब चीज़ें हम उनके अच्छे तरीके से, तो हमारे क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं एक तरीके से वो काउंटर नहीं कर किया जा सकता। तो असलियत में रिफॉर्म जो है उसे समझिए, रिफॉर्म हमेशा सोसाइटी के अंदर से आए तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो रिफॉर्म कोई दूसरे धर्म का बंदा करे, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मेरे ब्राह्मण धर्म के ऊपर अगर कोई मुस्लिम आवाज उठाता है तो मैं उतनी ही एग्रेसिवली उसको अपोज करता हूं कि पहले तू अपना ध्यान रख और अपने सही कर। वो कहते हैं आपके यहाँ अनटचेबिलिटी है, तो मैं कई बार कहता हूं कि एक कम्युनिटी वो जो थूकती नहीं है और दूसरी कम्युनिटी जो थूका हुआ खिलाती है, आप उस थूके हुए का खा के दिखा दो, तो वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और यही एक रीजन है कि रियलिटी है, वो आर्ग्यूमेंट वहीं से तो शुरू होता है ना, कि एक कम्युनिटी है जिसको थूकना जो है वो पवित्र मान रहा है और दूसरी कम्युनिटी कह रही है थूका कैसे तूने, तो दोनों के बीच में आधी लड़ाई तो मुस्लिम्स के बीच में भी आपस में इसी चीज की है, जब आप भी तो एक दूसरे का नहीं खा पा रहे। तो मैं अपने दोस्तों के भी कई मामलों में जब डिफेंसिव होते हैं तो इस मामले में बहस कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्टिव बहस होती है तो उसके अंदर ये निकल कर आता है कि दुनिया की हर सोसाइटी के अंदर एक प्रोडक्टिव बहस की जब बात की जाती है, डिस्कशन जब होता है, तो ये समझ में आता है कि दुनिया के अंदर असलियत में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, सॉरी रिफॉर्म्स जो होते हैं, हर दुनिया के हर धर्म में, हर सोसाइटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई सिचुएशन खराब है और उसे रिफॉर्म की जरूरत है। और उस रिफॉर्म को मॉडर्न आइडियाज के अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे को वो रिफॉर्म अंदर से हो तो ज्यादा बेटर है। असलियत में पूरी मुस्लिम सोसाइटी को जो प्रॉब्लम लग रही है वो ये लग रही है कि मोदी एक हिंदू होते हुए ये रिफॉर्म कैसे कर सकता है। वहीं अगर यही मोदी की जगह कोई क्या नाम है मोहम्मद नाम का बंदा बैठा हुआ होता, मोहम्मद इस्माइल या कोई भी XYZ बैठा हुआ होता और वो ये कहता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है और सबके लिए बराबर है, तो शायद इतना अपोज नहीं होता जितना इस टाइम पर हो रहा है एक हिंदू के नाम पर। तो असलियत में मुस्लिम्स की पीड़ा यही है कि सबसे पहली पीड़ा यह कि ये हिंदू होकर ये रिफॉर्म क्यों कर रहा है। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मिडिल क्लास, एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा सा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर आप पूरे इंडिया के मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो यहां पर एक सोसाइटी वो है जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और ये डिप्रेस्ड क्लास जो है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। और ये वोट बैंक वो है जो हिंदू फियरिंग है, जिसे हमेशा हिंदू का डर दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि या तो तुम इसे वोट दे दो वरना हिंदू आके मारेगा। दूसरी सोसाइटी वो है जो बहुत ज्यादा एलीट क्लास की है, वो नवाबों से लेकर दीवान जो होते थे उनकी सोसाइटीज हैं जो बहुत एलीट क्लास के अंदर हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही हैं। मुस्लिम सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यही है कि यहां एक मिडिल क्लास जो है वो गायब है और ये मिडिल क्लास जो छोटी मोटी है भी वो अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं इस एलीट क्लास का पैट्रोनेज चाहती है और इसके वोट बैंक का सपोर्ट चाहती है। और ये दोनों तभी उन्हें मिल पाता है जब रिलीजियस क्लास जो है, जो मुस्लिम्स की जो रिलीजियस क्लास है वो एग्री हो जाती है। यही रीजन है मिडिल क्लास उस रिलीजियस क्लास के कहे से बाहर जा ही नहीं पाती और आवाज नहीं उठा पाती। यही रीजन है, होना तो ये चाहिए कि मिडिल क्लास जो है, जो एजुकेटेड है, अवेकन्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं डायनामिक होनी चाहिए। एजुकेटेड और अवेकन्ड होनी चाहिए और साथ में डायनामिक होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की मिडिल क्लास जो बहुत छोटी है वो डायनामिक नहीं बन पा रही, वो हर चीज को ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, रीजन, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं जज कर पा रही। यही रीजन है, ना चाहते हुए भी या तो वो, और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये, जब भी वो आर्ग्यू करने निकलते हैं किसी दूसरे धर्म के बंदे से तो वो वहां पर
अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम है, इसीलिए वो डिफेंसिव हो जाते हैं और काउंटर आर्ग्यूमेंट के नाम पर सामने वाले की कमियां बताते हैं, ना कि अपने रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान देते, और यहां तक कि उस रिफॉर्म को करने के सपोर्ट में भी ज्यादा से नहीं होते। इस वजह से भी यहां पर कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म्स का जो हर्डल है वो क्रिएट हो चुका है। यही एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रहा था 1955 में क्या हुआ था। 1955 में असलियत में हिंदू मैरिज एक्ट आया। असलियत में ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आया, इसकी अगर बात की जाएगी तो ये लेके आने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अब जवाहरलाल नेहरू थे और वो अपने, भाई वो ऑब्वियस सी बात है, पंडित लगाते थे, और एक पंडित जो है वो हिंदू धर्म में रिफॉर्म कर रहा है, तो उस पंडित के रिफॉर्म की वजह से आप ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर आवाजें तो उठी, रिफॉर्म्स के अगेंस्ट आवाजें तो उठी, लेकिन आवाज उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई जितनी ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए थी। जी हां, आवाज इतनी इफेक्टिव हो ही नहीं पाई जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए थी। धर्म को मानने वाले जितने लोग थे, धर्म गुरु थे, उन्होंने बहुत स्ट्रांग आवाज उठाई। यहां तक कि जो कौन से गुरु थे, गुरु सच्चिदानंद समथिंग कुछ ऐसा ही नाम था, वो तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इलेक्शन तक लड़ने चले गए। जब वो दिल्ली आए तो 4 लाख के करीब लोग उनको सपोर्ट करने पहुंच गए, लेकिन इलेक्शन हार गए, क्योंकि रिफॉर्म करने वाले जो थे वो भी पंडित थे और जो धर्मगुरु थे वो भी पंडित थे। तो वास्तव में समाज सुधार हुआ। लेकिन अगर आप सच देखें ना, तो यहां हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक नाम की, हिंदूज में शुरू से, भाई हिंदूज में शादी जो है सैक्रामेंट है, मुस्लिम्स में शादी एग्रीमेंट है। मुस्लिम्स में शादी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। हिंदूज में शादी 7 जन्मों का बंधन है, और 7 जन्मों का बंधन होने का मतलब यह है कि आप इस शादी को तोड़ नहीं सकते। इट इज वेरी सैक्रामेंट, ये बहुत पवित्र है। अब सोचकर देखिए, शादी पवित्र है, सैक्रामेंट है, आप इसे तोड़ नहीं सकते, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि, और ये तलाक का जो कंसेप्ट था ये मुस्लिम सोसाइटी से लिया गया। तलाक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर मैरिज का एक पार्ट है, हिंदू सोसाइटी के अंदर मैरिज का पार्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी उसे हिंदू सोसाइटी के अंदर इन्फ्यूज किया गया, और साथ में यहां पर जिस तरीके से इन्फ्यूज हुआ, उसके बाद जिस तरीके से मतलब मामला आगे बढ़ा, इन्फ्यूज किया गया, उसके बाद उसे एक कोर्ट का सेटअप दिया गया, और कोर्ट में यह कहा गया कि भैया अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, प्रॉपर्टी राइट से लेकर वुमेन को मैन के इक्वल माना जाएगा, और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा वो सारे का सारा कोर्ट डिसाइड करेगी, ना कि आपके जो रिलीजियस जो पर्सन्स हैं या फिर जो एलीट क्लास है वो। यानी पहले जो पंचायतें और पंडित और जो क्या नाम है पुजारी वर्ग या फिर कोई भी ब्राह्मण वर्ग जो है सोसाइटी के जो जुडिशरी का काम कर रहा था, सिस्टम्स को मैनेज करने का काम कर रहा था, और राइट्स जो थे वो मेन और वुमेन के इक्वल नहीं थे, वो सारे राइट्स अब इक्वल हो गए। और जब वो सारे राइट्स इक्वल हो गए तो महिलाओं को ताकत मिली। उसके बाद एक ताकत मिली दहेज प्रताड़ना एंटी डोवरी एक्ट से। तो सोचकर देखिए, डोवरी एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, इन दोनों वुमेन को एम्पावर किया, महिलाओं को ताकत दी, और उन महिलाओं की ताकत का आज के दिन असर यह है कि और महिलाएं इतनी ताकतवर हुई, अब महिलाएं इतनी ताकतवर हुई कि कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके ये कहना पड़ा कि भाई असलियत में जो डॉवरी के लॉज हैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, क्योंकि अब ऐसे केसेस आने लग गए हैं जहां पर महिलाएं अपने ससुराल वालों को और हस्बैंड को प्रताड़ित कर रही हैं। अब यहां ये रिफॉर्म का नतीजा है। नतीजा उसका ये है कि सोसाइटी जो है वो डेवलप कर रही है, आगे बढ़ रही है, और लड़कियां जो हैं कई मामलों में लड़कों से आगे निकल रही हैं।
नतीजा ये कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये कि कंधे से कंधा मिलाकर जब पूरी सोसाइटी आगे बढ़ती है, 50% सोसाइटी अगर आप घर में बिठा दोगे बेकार के कामों के लिए, घर में बिठा दोगे कि तू घर में ही रहे, तो आपका देश तरक्की थोड़ा ना कर पाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर जब हस्बैंड वाइफ चल रहे होंगे, भले ही वोमेन जो है वो काम ना करे, पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होगा, ये याद रखिएगा भाई। ये याद रखिएगा कि अगर आपकी एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के पास अपने बाप के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा टाइम तक रहता है, पूरा दिन, रहन सहन से लेकर सब चीज़ों का मामला जो है वो माँ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माँ पढ़ी लिखी है और माँ के पास राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं, और बच्चा उन इक्वल राइट्स को देख रहा है, तो महिला के लिए सम्मान घर से ही निकलता है। बाप अगर माँ को पीट रहा होता है तो बच्चा भी अपने घर के अंदर महिलाओं का अपमान देखेगा तो बाहर भी जाके अपमान ही करेगा, उसे पैर की जूती समझेगा, उसे सिर्फ कपड़ा उतार कर मतलब महिला के कपड़े उतार कर उसे सिर्फ अम्यूजमेंट का एक पार्ट समझेगा, अगर घर में औरत की इज्जत होते हुए नहीं दिखाई देगी तो। और घर में औरत की इज्जत तब होगी जब उस औरत को अपने अधिकार पता होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड असलियत में हिंदू मैरिज एक्ट ने क्या किया, महिलाओं को अधिकार दिए, और उन अधिकारों का नतीजा यह है कि आज के दिन कंधे से कंधा मिलाकर सारे काम हो रहे होते हैं। और वहां से फिर ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उस मामले में अगर उस तरीके से दुनिया अगर रह रही होती, या देश रह रहा होता, या हिंदू समाज रह रहा होता, तो हमारा जो एक श्लोक है कि यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमते हैं। तो पूजा का मतलब ये नहीं है कि कन्या की पूजा की जाए, पूजा का मतलब ये है कि उसे बराबरी का सम्मान दे दिया जाए। जब ये बात होती है तो वहां वो दोहा, वो जो श्लोक है वो तभी तो पूरा हुआ है, यानी महिलाओं को बराबर का अधिकार। लेकिन अब हुआ क्या, यहां ये हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। हिंदू मैरिज एक्ट का सीधा सीधा मतलब ये था कि हिंदुओं को स्पेसिफिकली आपने वो टारगेट किया कि भाई इसको, टारगेट तो गलत शब्द यूज करेंगे, उसमें रिफॉर्म किए, लेकिन मुस्लिम्स को छोड़ दिया। अब मुस्लिम्स को छोड़ दिया, उसके पीछे का रीजन ये था कि अभी 7-8 साल पहले तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 8 साल पहले हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, और बंटवारे की जो घाव थे वो अभी तक समाज के बड़े हिस्से के अंदर मौजूद थे। ऐसे में अगर बड़े हिस्से के अंदर जो घाव मौजूद थे, उस पार्ट को अगर देखा जाए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से कि वो जो मामला था, जो हिंदू समाज मतलब हिंदू मुस्लिमों के अंदर जो गृह युद्ध जैसे हालात के, दंगों के जो घाव मौजूद थे, उसमें सरकार ने यह सोचा कि भाई अगर यहां पर मुस्लिमों को भी जोड़ दिया गया और मुस्लिमों के ऊपर भी वही कानून लागू कर दिया गया जो हिंदुओं के लिए बनाया गया है, तो उनके दिमाग में एक बात जाएगी कि भाई कहीं ऐसा, उनके दिमाग में सीधी सीधी बात जाएगी कि हमने हिंदुस्तान में रहकर गलती कर दी, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो जख्म थे वो दोबारा हरे होते, और जिस लड़ाई को बड़ी मुश्किल से शांत किया गया था और जहर जो था उसे कम करने की कोशिश की जा रही थी, वो बंटवारे का जहर, बंटवारे के जो घाव थे और नफरत का जो जहर था, वो एकदम से उबाल मारता, और हो सकता है भारत नई दूसरी समस्याओं में घिरता हुआ नजर आता। क्योंकि अभी भारत के सामने भाषा से लेकर, आर्थिक समस्याओं से लेकर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लेकर बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें सॉल्व करना अभी जल्दी से पॉसिबल नहीं था। ऐसे में एक और नई समस्या को इन्वाइट कर दिया जाता। अब आ जाते हैं 1955 से कट टू 1985। यहां पर राजीव गांधी की जो सरकार थी, राजीव गांधी एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। इनएक्सपीरियंस तो होता कम, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। पायलट थे, दुनिया घूमी हुई थी, बढ़िया तरीके से आराम से बढ़िया फर्स्ट क्लास होटल्स में रह रहे थे, बढ़िया लाइफ जी रहे थे। सोनिया गांधी से शादी हो रखी थी, जो भी है लाइफ बहुत बढ़िया थी। बस फायदा, प्लस पॉइंट ये था कि माँ जो है वो प्रधानमंत्री थी। ऐसे में, और सोच कर देखिए ना, इंदिरा गांधी की जब हत्या होती तो वो फ्लाइट लेके अमेरिका वगैरह कहीं गए हुए थे, वहां से उनको स्पेसिफिकली बुलाया गया। भारत में लोकतंत्र की हत्या और भारत में डेस्पोटिक रूल को जबरदस्ती लागू करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कहीं पर है तो वो राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनाया जाना है। कि वो सिर्फ एक वजह से प्रधानमंत्री बने कि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे, और अगर इस वजह से प्रधानमंत्री बने तो वो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या करके एक प्रकार का राजतंत्र भारत के ऊपर लागू करना था। और इस चीज के लिए मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए।
और भाई सीधी सी बात है, मैं लोकतंत्र में अगर रह रहा हूं कि मेरा प्रधानमंत्री के साथ अगर कुछ हो गया है तो प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। और वो तब तो बन भी सकता है जब वो सांसद हो, विधायक हो, राजनीति में हो और उसका वारिस पॉलिटिकल पार्टी में एक बार को डिक्लेयर हो गया हो और लोगों के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस हो। जब लोग नाम तक ना जानते हो कि दूसरे लड़के का नाम क्या है और उस लड़के को राजनीति का दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस ही ना हो और उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या होती है। और उसके लिए जिम्मेदार जितने नेता हैं उनके ऊपर कम से कम एक बार तो थू थू होनी चाहिए कि यार तुमने ये क्या काम किया था मेरे देश के साथ। क्या तुम लोग सारे बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि नया प्रधानमंत्री हम में से ही कोई हो, जरूरी है उसी को पकड़ के लाना। और राजीव गांधी, जिनको राजनीति का तजर्बा नहीं था, वो परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की जगह परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे थे। पर्सनैलिटी और सर्कमस्टेंसेस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, कि जो पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व होता है वो परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाता है, खुद परिस्थितियों के अनुसार कम चलेगा और परिस्थितियों को अपने अनुसार ज्यादा चलाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, फिर तुम कहोगे मैं मोदी भगत हूं। भैया देखो, भगत मैं किसी का नहीं हूं, मुझे मेरे देश से प्यार है। अगर मेरा देश सुरक्षित है, जो मेरे देश को सुरक्षित रख पाएगा वही जिंदाबाद है। कोई अगर कहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मुझे भरोसा होना चाहिए कि राहुल गांधी उन एक्सट्रीम सिचुएशंस में मेरे देश को, जो आज के दिन एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं कि न्यूट्रल रहकर भी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप से लेकर रशिया, चाइना सबको दबा रखा है, अगर इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर राहुल गांधी, अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि वो संभाल जाएगा देश को, तो मेरे लिए मैं उसकी जय जयकार कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा ये है कि इतनी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, उन एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी हमारा देश जिस तरीके से तैयारी करके बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा और न्यूट्रल अप्रोच लेते हुए भी अमेरिका को भी झुकाया, ब्रिटेन को भी झुकाया, बाकी यूरोप को भी झुकाया, रशिया से दोस्ती बनाए रखी, यूक्रेन के साथ भी दोस्ती बनाए रखी, 25,000 के करीब हमारे स्टूडेंट्स को निकाल के लाए और चाइना जैसे को मुंह तोड़ जवाब दिया, और तरक्की हो रही है वो अलग। तो ऐसे में अब आप जो मर्जी करें, ठीक है, प्रधानमंत्री इतना बुरा नहीं है जितना आप लोगों को अगर लगता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा ओपिनियन अभी के प्रधानमंत्री के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये वो प्रधानमंत्री है जिसने परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया। अगर ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चल रहे होते तो कंफ्यूज इतने होते कि हो सकता है जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाते और यूक्रेन वाला हाल करवा लेते, हो सकता है ये रशिया की गोद में जाके बैठ जाते और बेलारूस वाला हाल करवा लेते। यही तो सबसे बड़ी खास बात है कि हमारा देश इतने मजबूत हाथों में इस समय पर है कि वो इंसान परिस्थितियों के सामने ना दबके परिस्थितियों को अपने अनुसार चला रहा है। और यही सबसे बड़ी खूबी होती है एक लीडर की। और राजीव गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, कमी यही थी। हालांकि मैं गलत डायरेक्शन में चला गया हूं, लेकिन सोच कर देखिए, राजीव गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनके सामने शाहबानो केस आया। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिस समय पर राजीव गांधी अगर चाहते तो बीजेपी जैसी पार्टी को जीवन में ना उठने देते। उन्हें सिर्फ इतना करना था कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है, इक्वालिटी सही है और उसी के अनुसार फैसला होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक देखा और लास्ट में ये कहते हैं आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो अ पॉलिटिशियन। यहां से देश जिस चीज को आज भुगत रहा है उसकी नींव 1985 में पड़ी। 1955 में तो एक लॉजिक था, 1985 में कोई लॉजिक ही नहीं था, सिर्फ एक लॉजिक को छोड़कर कि उन्हें अपनी पॉलिटिक्स की चिंता थी, उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता थी, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी। और जो स्पाइरलिंग इफेक्ट हुआ उसके बारे में बाद में बात करूंगा, वैसे कर चुका हूं। अब यहां असलियत में यहीं से तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निकल कर आया। और अच्छा, राजीव गांधी की एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी, उन्होंने ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई असलियत में भारत के अंदर जो औरत है, मुस्लिम औरतें हैं, मुस्लिम्स के जो फैसले हैं वो उनके अपने लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, वो उनके अपने शरिया के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है कुरान एक है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन लगभग 5-7 तरीके की शरिया भी हैं और हदीस तो 300 से ज्यादा हैं। और राजीव गांधी ने कभी भी इस चीज को बताने की कोशिश नहीं करी कि असलियत में कौन से शरिया और कौन से हदीस के अनुसार फैसले होंगे। यानी उन्होंने कहा तुम देख लो।
अब जब उन्होंने कहा तुम देख लो, तो उन्होंने पूरी की पूरी मुस्लिम सोसाइटी को काजी, मुफ्ती, मौलवी, उलेमा, जितने भी इमाम वगैरह हैं, इन सब के सामने फेंक दिया कि जैसा इमाम साहब कहेंगे, जैसा काजी, मुफ्ती, मौलवी कहेंगे वही ठीक है, बाकी क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है। पल्ला झाड़ गए, कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि शराब के नशे में अगर किसी ने 3 तलाक दे दिया है तो उस महिला को 3 तलाक दे दिया है और पति अभी भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, तो उस महिला को हलाला जैसी कुप्रथा से निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा। और वो अपमान, भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, हलाला औरत का ही क्यों हो, आदमी का क्यों ना हो? भैया हलाला आदमी का होना चाहिए ना। और मौलवी साहब के सामने आदमी घोड़ा बने, बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पनिशमेंट ही है तो आदमी को मिले, औरत को क्यों मिले? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि औरत को बहुत ही घटिया तरीके से ट्रीट किया गया। और मजे की बात ये, खास मजे की तो खैर क्या, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कि पूरी की पूरी जो सिचुएशन है उसमें काजी जो कहेगा वही ठीक है, और उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी महिलाओं को एक तरीके से बंधक बना के रख दिया। प्रॉपर्टी में राइट्स है नहीं भाई, प्रॉपर्टी में राइट्स है नहीं, ना हस्बैंड के ना वाइफ के, ना हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट, ना अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में राइट। जो हक मेहर है वो जो लिखा जाएगा वही होगा। और हक मेहर कितना लिखा जाएगा? सामाजिक दबाव में। आप अपने दिल से खुद सोच कर देखिए, सामाजिक दबाव में जिस समय शादी हो रही होती है उस समय पर क्या उस वहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस शादी को टूटने के टर्म्स कंडीशंस एग्जैक्टली लेवल पर डिसाइड करेगा, या एक लिबरल वे में कहेगा भाई खटास ना हो, चलो निपटा दो, 1 रुपया भर दो, 5 रुपये भर दो, चलो 1 लाख भर दो। स्टेटस के अकॉर्डिंग या बच्चों से लेकर दूसरे मामले के अंदर कोई चीज डिसाइड नहीं हो रही होती है। अगर होती है मुस्लिम समाज में तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम कहां है? और अगर वो सिस्टम में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बायस्ड है और एक महिला अपने घर में तलाक के डर से पूरी जिंदगी डर के रह रही है, तो उसमें और एक गुलाम में फर्क क्या होगा ये बता दो। और एक मुस्लिम पुरुष जो है वो अपनी उस महिला से संतुष्ट ना होकर उसे तलाक का डर दिखाकर यूं कह रहा है मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, और समाज उसे भी जायज कर रहा है, तो वो कौन सा ठीक है? यानी महिला डर के मारे ये जी रही है कि कहीं तलाक दे दिया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपके सारे जो टैलेंट है वो भी खत्म हो जाता है, आप बाहर काम भी नहीं कर सकते। यस, आप बाहर काम भी नहीं कर सकते, तो करेगी क्या महिला? यहां कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुष मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का बंधक बना के रख दिया गया। यस, और राजीव गांधी ने एक खेल खेला जो आज के दिन केरल के जो राज्यपाल हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से अभी स्किप कर रहा है, केरल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने सोचकर देखिए, मुस्लिम मंत्री जो राजीव गांधी की सरकार के अंदर मंत्री थे, राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मुस्लिम कोड बिल का अपोज किया, तो पीवी नरसिम्हा राव कहते भाई तुझे क्या समस्या, चलने देना, वो चाहते हैं हम दे देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो ये कहते हैं कि इससे हमारा पूरा समाज जो है वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन और इसी गुस्से के अंदर उन्होंने उस पोस्ट से इस्तीफा दिया, राजनीति से इस्तीफा दिया। आज जो भी आप देख रहे हैं वो 1985 की गलती है। अब यहां से एक डर, अब क्या हुआ, 30 साल हो चुके, 40 साल, अब लगभग 30, 35, 40 साल होने जा रहे हैं। 35-40 साल के अंदर इस सोसाइटी को उस तरीके से रहने की एक आदत पड़ गई जिसके अंदर मुस्लिम क्लरिक्स मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और मजे की बात, वो डिसाइड भी नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते हैं कि किस फॉर्म में कैसे दिया जाए। अगर लड़की का बाप मजबूत है और वो अपनी बेटी का पक्ष मजबूती से रखने में कैपेबल है तो शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ सपोर्ट कर दे, वरना काजी साहब जो है पता नहीं क्या का क्या खेल खेल जाए, सवालिया निशान है। और ये जो जितने भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज होती है ना, इनके ऊपर इनके ऊपर ज़्यादा सा आप ध्यान दे नहीं सकते। ये दोगले आदमी होते हैं, मतलब दो मुँहे सांप होते हैं, दिखाने का कुछ होता है और अंदर कुछ होते हैं। और ये दुनिया के हर धर्म में होता है। मैं ये कहूँ कि मेरे धर्म के अंदर ये सभी सही है तो आसाराम भी यहीं से निकला था।
और अगर मैं ये कहूँ, कोई ये कहे कि नहीं जी मस्जिदों में ऐसा कोई काम नहीं होता, तो मौलाना के, मैं मस्जिद के को पवित्र मानता हूं, लेकिन मौलाना की नियत पे शक हमेशा करके चलूंगा, एक आंख हमेशा खुली रखूंगा, चाहे पादरी हो चाहे कोई भी हुआ, सबके ऊपर, क्योंकि वो असलियत में है एक इंसान, और एक इंसान का ईमान कब डगमगा जाए पता नहीं लगता। तो इसलिए एक आंख हमेशा खोल के रखो। और ऐसी सिचुएशन में वो अपना धार्मिक लबादा ओढ़कर किसके साथ कितना अत्याचार कर गया होगा पता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं जिसके अंदर हलाला करने के पैसे भी ले रहे हैं, एक महिला के साथ अत्याचार भी कर रहे हैं, उसके शरीर को भी भोग रहे हैं कम से कम एक रात के लिए, उसके पैसे भी ले रहे हैं, और YouTube पे वीडियो जाके देखो। तो ये असलियत में महिला की अस्मिता जो है, एक डिग्निटी ऑफ वुमेन है, उसका क्या हाल होगा ये बताओ जरा। लेकिन मामला तो सही है, हालात बुरे हैं, लेकिन मोदी का डर है, मोदी का डर है कि मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएगा तो क्या होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएगा तो मैं असलियत में आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैं ये जानता हूं, और मैं क्या इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर गिने चुने उन लोगों को छोड़कर जो इस समय पर अमित शाह के केबिन में बैठकर डिस्कस कर रहे होंगे, बड़े ऑफिसर्स, कि इसमें क्या प्रोविजंस लाएं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इंसान ये जानता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजंस क्या होंगे। लेकिन एक बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें जब शब्द यूनिफॉर्म आ रहा है, इसका मतलब होता है एक जैसा। इस एक जैसा का मतलब यह है कि भाई असलियत में हिंदू जो है वैसे ही लॉ मुस्लिम्स के बनेंगे। जो सिविल लॉज हैं, सिविल लॉ यानी सिविल लॉज का मतलब यह है कि जो नागरिक घरेलू कानून हैं वो सारे, यानी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं वो भी, जो वुमेन से रिलेटेड मामले हैं वो भी, जो फैमिली से रिलेटेड मामले हैं वो भी, वो सारे के सारे मामले अभी तक जो मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी या मुस्लिम क्लरिक्स बैठ के डिसाइड कर रहे होते थे, अब वो बाय लॉ हिंदू जिस लॉ से डिस्कस होते हैं या डील होते हैं, मुस्लिम को भी उसी लॉ से डील होगा, कोई स्पेशल स्टेटस या स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा। अब आप कहोगे हिंदुओं के क्या लॉ हैं, तो हिंदुओं के लॉ पढ़ लो। अब हिंदुओं के लॉ में सीधी सी एक बात यह है, ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल का मतलब यहां पर यह है, मैन इज इक्वल्स टू वुमेन, मैन इज इक्वल्स टू वुमेन। महिला जो है वो पुरुष के बराबर है। अभी मुस्लिम्स में क्या है कि मेल जो है उसके पास ज्यादा पावर है फीमेल के मुकाबले, और इसका एक शुरुआत ट्रिपल तलाक से हो गई। ठीक है कि ट्रिपल तलाक हटा दिया तो यानी मेल फीमेल के को अब अत्याचार नहीं करेगा। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करे, कुछ ना। सिर्फ इतना होगा कि जो मुस्लिम सोसाइटी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही सिर्फ एक चीज ये होगी कि अभी तक जो मैन है या मुस्लिम मेल है वो फीमेल के राइट्स उनके बराबर होंगे। यानी अभी तक जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, उन प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर मुस्लिम वुमेन को कोई राइट नहीं था अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। लेकिन इससे क्या होगा कि मुस्लिम जो है फीमेल अब जाकर अपने पिता की प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती है कि मुझे भी हिस्सा चाहिए। उसके बाद फैमिली के अंदर भी, फैमिली मैटर्स में भी मेल डोमिनेटेड ना होकर दोनों के बराबर राइट्स होंगे। मैरिज के मामले में भी अब सारे के सारे डील वैसे ही होंगे, मामले जैसे कि तलाक, डोवरी से लेकर सारे मामले बिल्कुल वैसे ही डील होंगे जैसे हिंदुओं के होते हैं। अब आप कहोगे यहां तो हिंदुओं, अच्छा इनमें से अगर किसी एक को ऐसा लग रहा है, पूरे मुस्लिम सोसाइटी में किसी एक को लग रहा है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू को कुछ फायदा होगा, तो हिंदू को रत्ती भर किसी तरीके का कोई फायदा नहीं होगा। अगर इनमें से आप में से किसी को लगता है कि किसी मुसलमान को नुकसान होगा, तो हां लगभग 1% मुसलमानों को नुकसान होगा। वो कौन से हैं अभी बताता हूं।
असलियत में, अच्छा मैरिज के मामले में, अच्छा प्रॉपर्टी के मामले में मेल और फीमेल के राइट्स बराबर हैं, पहले नहीं मिलते थे। अच्छा अब अगर ऐसे में कोई ये कहता है कि मेल और फीमेल के प्रॉपर्टी राइट्स बराबर हैं तो इसका क्या नतीजा होगा? देखो सीधी सी बात ये है, जब जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर दूं तो मेरी माता ने मेरे मामा की प्रॉपर्टी या मेरे नाना जी की प्रॉपर्टी में से 1 रुपया नहीं लिया और ये कहा कि भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब ऐसे में कोई कोर्ट तो जाएगा ही नहीं, और मेरी मासियों ने भी ऐसे ही किया कि उन्होंने भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगा। नतीजा यह कि वो प्रॉपर्टी मामा जी के पास रह गई। इसी तरीके से हमारी बुआ जी ने जो प्रॉपर्टी हमारे दादाजी की थी वो हमें दे दी। इसी तरीके से मेरी वाइफ जो है वो प्रॉपर्टी जो है अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में से डिक्लेयर कर चुकी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमने था हमने ले लिया, अब हमारे भाई इसको इस्तेमाल करें। यानी हम अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने उस राइट को छोड़ देते हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, और कोर्ट के अंदर आप जाओगे नहीं तो कोर्ट पूछेगा नहीं किसकी प्रॉपर्टी कहां है। लेकिन अगर यहां पहले क्या होता था, मान लिया एक लड़की को अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में से कुछ जरूरत है तो अब वो सिर्फ इतना करेगी कि वो जो फीमेल है वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट में इक्वल राइट क्लेम करेगी। पहले ऐसा नहीं कर सकती थी, अब करेगी, जहां तक मुझे अंदाजा है। यूनिफॉर्म का अर्थ जो निकल रहा है। दूसरी तरफ फैमिली मैटर्स में भी अभी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी और फीमेल के ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और अगर वो पुलिस के पास जाना चाहती थी तो कई मामलों में तो पुलिस ये कहती थी कि मैडम किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम आपके इस मुकदमे को दर्ज करें, हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। और उस महिला को बहुत मजबूरी के अंदर पुलिस स्टेशन से बिना कोई सहायता मिले वापस आना पड़ता था। अब अगर ऐसे में महिला को कोई समस्या होगी तो वो पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन उस महिला के लिए उन्हीं लॉज को लागू करेगी जो कि एक हिंदू महिला के लिए लागू होते हैं। यस। अब तीसरी तरफ मैरिज के मामले में बस उन लोगों को, जहां तक मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूं, भैया देखो मुस्लिम्स में 4 मैरिज अलाउड हैं। और मैं आज सुबह सुबह जब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में कुछ चीजें पढ़ रहा था तो एक मौलाना से किसी ने चिट्ठी लिख के पूछा कि मतलब बड़ा अजीब सा है, तो मौलाना ने औरत और बकरी दोनों को एक साथ ट्रीट कर दिया। और दूसरे मौलाना से पूछा कि मौलाना साहब एक बात बताइए कि एक आदमी की 4 शादियां मतलब 4 शादियां हो रखी हैं और 4 में से 2 को तलाक दे दिया और 2 मर गई, तो अब जो शादी होगी वो उसकी पहली मानी जाएगी या कौन सी मानी जाएगी? मौलाना बड़ा हंस के कहता भाई ये तो पहली ही मानी जाएगी, 4 तो कैंसिल हो गई ना। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि 2 को तलाक दे दिया है जो भी है, ऐसे लोग जो अभी भी 4 शादियां करना चाहते हैं और खुल के, और ऐसे 100% तो है नहीं, 1% से भी कम लोग हैं जो एक मैरिज के होते हुए दूसरी मैरिज कर रहे हैं। आप अपने दिल से पूछकर देखिए, ऐसा अगर होता है कि एक महिला जो है उसके दिल पर क्या बीतती होगी जब उसे अपना हस्बैंड शेयर करना पड़ता होगा। इसे उल्टा करके देखो, क्या आप अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के साथ शेयर कर सकते हो? जब आप अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के साथ शेयर नहीं कर सकते और आपको घिन आ रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक औरत अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ शेयर कर लेगी? यस, ये एक सीरियस क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब अपने दिल से दे पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वरना तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन रियलिटी है भाई, ये सीरियस क्वेश्चन को खुद सोचकर देखो। आपके राइट्स अगर हैं तो वुमेन के राइट्स कहां हैं? बस यूनिफॉर्म सिविल कोड से यही होगा कि बेटा अगर आपने दूसरी शादी कर ली और वाइफ, हाँ ऐसा नहीं है हिंदूज में नहीं होती, 1-2 को मैं भी जानता हूं, पहली वाइफ को उसने कैसे ना कैसे करके मैनेज किया और उसके बाद दूसरी शादी कर ली। लेकिन पहली वाइफ पुलिस के पास नहीं गई, पुलिस के पास नहीं गई तो पुलिस को कोई समस्या ही नहीं है, पुलिस क्यों इंटरफियर करेगी। लेकिन अगर पहली वाइफ जो है वो पुलिस स्टेशन चली गई और अपने राइट्स को क्लेम कर दिया, तो बेटा उस बंदे का जो पिछवाड़ा है ना वो बंदर जैसा हो जाएगा और कोर्ट के अंदर घसीट घसीट के उसे मारा जाएगा। सिर्फ यह होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में मोटे तौर पर। अब यहां जो मुस्लिम क्लैरिक्स और शोर मचा रहे हैं वो अपने उस राइट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं तो 4 शादियां करूंगा, तुम रोक कैसे सकते हो?
दूसरा कि भैया मैं तो प्रॉपर्टी के मामले में मैं तो महिलाओं को अपने अंगूठे के नीचे रखूंगा, तुम रोक कैसे सकते हो, और मैं प्रॉपर्टी के अंदर महिलाओं को, अपनी बहन को हिस्सा क्यों दूं, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तुम रोक कैसे सकते हो। यह सिचुएशन इस टाइम पर है और इसी चीज का बवाल मचेगा, मचा हुआ है। और जिस तरीके से शाहीन बाग के अंदर CAA NRC के मुद्दे पर आम मुसलमान को डराया गया और सड़क पे बिठाया गया, अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में फिर दोबारा डरा के धमका के, मेरे सामने बहुत सारे केसेस आए कि दाढ़ी नहीं रखने देंगे, बुर्का नहीं पहनने देंगे। अबे यार, दाढ़ी नहीं रखने देंगे तो दाढ़ी हम भी तो रखते हैं। मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख लो, दाढ़ी रखी हुई है खूब दबा के, समझे। मूछें भी रखी जा सकती है, नहीं रखना चाहे मत रखो। बहुत सी मेरी ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी, फोटोग्राफ्स ऐसे जिसमें मूछें नहीं है, समझे। टोपी नहीं पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते, टोपी पहन सकते हो तो भैया तिलक लगाएगा आदमी तो टोपी भी पहनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहां ऐसा लिखा हुआ है कि आप अपने धार्मिक पहनावे को नहीं पहन सकते। हां, जहां पर सब बराबर माने जाएंगे, जैसे आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, जैसे आपने कोई भी PCS वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हो, तो PCS वगैरह का जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हो तो PCS या कोई भी एंट्रेंस या स्कूल के अंदर, तो वहां पर यूनिफॉर्म जो है वो लगेगी और वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से लगेगी। तो उसमें तो सबको बराबर होना चाहिए, सब बच्चे बराबर दिखाई देने चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वहां सबको बराबर तोला जाएगा। वहां पर हिजाब बैन, स्कूल के अंदर हिजाब बैन मतलब बैन, क्योंकि स्कूल के अंदर मंगलसूत्र से लेकर तिलक से लेकर बहुत सारी दूसरी चीजें भी बैन होती हैं। मध्य प्रदेश MP PCS से लेकर UP PCS तक बहुत सारे PCS एग्जाम हम भी जब देते थे तो वहां पर नोटिफिकेशन निकलता था और यकीन मानिए बाहर खड़े होकर हमारा कलावा से लेकर हमारी सब चीजें तक, धार्मिक वो जो है ना तिलक तक पुछवा दिया जाता था। हाँ, वहां वुमेन को, मुस्लिम वुमेन्स को जो है वो क्या नाम है, मुस्लिम जो लड़के हैं उनको टोपी पहनने की परमिशन थी, जो वुमेन थी उन्हें बुर्का पहनने की परमिशन थी। अब ये नहीं होगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। इसके अलावा शोर जितना मर्जी बच जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी तरीके का आपको अत्याचार नजर नहीं आएगा, ये पक्का है। बराबरी नजर आएगी और यहां सबसे ज्यादा बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। और जिस दिन मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिल गए, यकीन मानिए जिस तरीके से हिंदू सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ वुमेन के डेवलपमेंट से, बिल्कुल वैसे ही मुस्लिम्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और पढ़े लिखे सोसाइटीज आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब वो होगा कैसे, वो तो वक्त बताएगा। कितना होगा उससे पहले इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में टकराव जो सरकार से होगा, पहले उसको देख लेते हैं। क्योंकि देश विरोधी ताकतें या यूं कहें कि सरकार विरोधी ताकतें या जो क्लरिक्स हैं वो सारे इकट्ठे मिलके एक साथ आएंगे और दोबारा से शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट शुरू होगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।